हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से एक बार पढ़ने वाले हैं 10वीं की विज्ञान और उसमें से पाठ 2 हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है आज अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज एक पाठ हम लोगों ने सफलतापूर्वक बहुत अच्छे से थ्योरी, उसके प्रश्नोत्तर, हर प्रकार से हम लोगों ने उसको समाप्त कर दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है। आपने ना पढ़ा हो तो जरूर पढ़ लें। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसमें अम्ल और क्षारक और लवण 3 चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा, जिनके बारे में भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप, इनके लाभ हानि, इनकी विशेषताएं, इनसे बनने वाले यौगिक, इनसे बनने वाले सभी समीकरण और इनसे बनने वाले प्रश्नोत्तर, सब के बारे में हम लोग विधिवत बात करेंगे। आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग समझते चलेंगे, पूरा चैप्टर को पूरा डिटेल समझेंगे। ये शॉर्टकट वाला काम नहीं, ठीक है, पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे इसमें। तो आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। इसमें दिया गया आपके पाठ में, आपने पिछली कक्षाओं में यानी कि 9वीं में, 8वीं में, 7वीं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रम से अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यानी कि अगर भोजन खट्टा है या फिर कड़वा है तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? अम्ल। अगर खट्टा है तो अम्ल जिम्मेदार होगा, कड़वा है तो कौन होगा? क्षारक यानी क्षार जिम्मेदार होगा, ठीक है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन, इनमें से क्या उसको पिलाएंगे ताकि उसकी अम्लता जो है, खट्टी डकार वगैरह आती है, वो सब चीज़ें दूर हो जाए, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जी, जैसे हम लोग देखते हैं आवेश प्लस और माइनस होता है। आपके पास 10 रुपये प्लस में है, आपके पास है, और 10 रुपये आपने किसी से ले रखा है, यानी आप उसको दे दिए, यानी आपके पास कितना हुआ? 0। यानी कि 10 माइनस 10 यानी प्लस में 10, माइनस में 10 यानी 0 होता है, मैथ में भी होता है। इसी प्रकार अम्ल अगर प्लस है तो क्षारक क्या है? माइनस है। और ये एक दूसरे को अगर एक ही बीकर हम लेते हैं और इसमें अम्ल को भी मिला देते हैं और क्षार को भी मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी स्वाद इसमें नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे और जानेंगे, इनका खेल कैसे होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं, नहीं विपरीत हैं। आपने अवश्य इसी जानकारी का उपयोग किया होगा, सही बात है। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। अच्छा, हम लोग ऐसा भी इसमें सिखाया जाएगा कि आप बिना चखे, बिना टेस्ट किए हुए बता सकते हैं कि अम्ल है कि क्षार है। टेस्ट से तो हम लोग जानते ही हैं। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये देखिए, यहाँ से आपको विकल्प मिलना चालू हो गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा भूलता है बच्चों को, नीले लिटमस को लाल कौन करता है, लाल को नीला कौन करता है, ये सब ट्रिक हम बताएंगे आपको डाउट नहीं होगा। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए उल्टा, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। देखिए लिटमस अगर पूछा जाए क्या होता है तो एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। तो आपको इन चीज़ों को ऐसे टिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये चीज़ भी टिक कर लेना है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसको भी। क्षारक का भी टिक कर लेना है आपका। अगर अम्ल और क्षार में कोई अंतर पूछे तो आपको ये चीज़ बता देना है। ये अंतर आपका सीधा सीधा पूरा दिया गया है अंतर। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये अंतर सीधा सीधा आपको मिलेगा। अगर अंतर आपसे कोई पूछता है अम्ल और क्षार का तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अगर कोई आपसे पूछे लिटमस क्या होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक हल्दी भी है, ठीक है, टर्मरिक। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उसके धब्बे का भूरा लाल हो जाता है? सही बात है, हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल और क्षारक की जाँच के लिए आप संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनाल्फथेलिन का उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि आप अम्ल और क्षार की जांच किससे कर सकते हैं, इन चीज़ों को टिक कर लेना है। जैसे मेथिल ऑरेंज है एवं फिनाल्फिथिलीन है, इसको टिक कर लेना। इनका उपयोग करके हम पता कर सकते हैं अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। इनकी जांच करने के लिए हम चीज़ों को यूज करते हैं, इनको टिक करते चलना है ताकि आपको जब रिवीजन करें आप पाठ को तो आपको पूरा पाठ नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। आपको मेन चीज़ें पढ़ लेना, हम मेन आपको टिक लगवाते चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल आगे देखते हैं हम लोग। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल और क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं यहाँ पास हम, जहाँ पास लिखा हुआ था कि ये नीले को लाल कर देता। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, एक ट्रिक ध्यान रखना है, ट्रिक हम आपको बता दें, आगे चल के काम देगा आपको। ये है अनिल, अनिल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन कौन लोग हैं ध्यान समझना, अम्ल और क्षारक, ठीक है। दो लोग हैं आपस में विपरीत होते हैं। तो अगर हम एक को ध्यान रख ले, अगर मान लीजिए जैसे दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों में के नामों में कामों में यानी कि ज़्यादा सिमिलरिटी यानी समानता है और हम अंतर नहीं कर पा रहे, तो एक का याद कर ले दूसरे का आराम से जान जाएंगे, सही है ना। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग अनिल का मतलब होता है अम्ल, आ का मतलब अम्ल हो गया, नी का मतलब नीले लिटमस हो गया, नीला लिटमस हो गया, और ला का मतलब होगा लाल कर देता है। नीले को क्या करता है, ये नीला को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल, अम्ल नीले को लाल अनिल, और क्षार क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। जब ये नीले को लाल करता है तो क्या करेगा, लाल को नीला करेगा। तो आपको एक को ध्यान रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इससे हम क्या है कि बहुत सारे विकल्प जो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको ट्रिक पसंद आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको कमेंट कीजिए कि आपको पसंद आई है। आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या दिया गया है। क्या आप जानते हैं लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। बैगनी रंग का क्या होता है, रंजक होता है, जो थाइलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ये अतिरिक्त जानकारी आपको दे रहा है, तो इसको हम पढ़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस है नॉलेज लेने की। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। कौन है, थाइलोफाइटा, ठीक है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकी, तब यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है, समझ गए। यानी जब अम्ल वो मतलब आपका विलियन जो है, लिटमस विलियन ना तो अम्लीय हो ना हो क्षारीय हो, तो कौन सा होगा, बैगनी कलर का होगा। कौन सा हो, बैगनी रंग का होगा। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलियन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। ये भी बता देती हैं कि अम्ल है कि क्षार है। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहा जाता है। तो यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, कलर होता है, ठीक है। ना तो अम्ल हो ना क्षारीय, तो वो बैगनी रंग का होगा। और थाइलोफाइटा जो होता है पौधे से निकाला जाता है, और इसमें बहुत सारे हैं, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, ये सब चीज़ें आप इनको टिक कर सकते हैं कि ये भी सूचक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सूचक होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे आपका ये पहली प्रश्न श्रृंखला है, जिसमें से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कितने प्रश्न, एक ही प्रश्न है आपका, जो कि आपको 3 प्रखंडलियाँ दी गई हैं। इनमें एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। ये एक प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। बेसिकली हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, पूरा थ्योरी जब खत्म हो जाएगी तो हम लोग लास्ट में सबसे पहले ये प्रश्नावलियों के जो प्रश्न उत्तर होंगे उनको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अभ्यास का प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था, बीच बीच से थ्योरी पढ़ते गए और साथ में प्रश्नावली करते गए, तो बहुत ज़्यादा पार्ट बन गए थे। 10 पार्ट आपके चैप्टर 1 के बन गए, जो कि देखिए अब ये थ्योरी पार्ट है तो इसमें हम प्रश्नावली समझा नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो प्रश्नोत्तर है उसको अलग होना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कौन से पार्ट में प्रश्नोत्तर है, कौन से पार्ट में थ्योरी पार्ट है, ताकि समझने में किसी को केवल प्रश्न चाहिए, किसी को केवल थ्योरी चाहिए, तो समझने में आसान होता है। तो इसलिए इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि पूरी थ्योरी हम लोग पूरे पार्ट का पढ़ लेंगे। उसके बाद एक प्रश्न श्रृंखला पहली, प्रश्न श्रृंखला दूसरी, तीसरी, जितने भी होंगे उनको एक एक करके हम लोग अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में अभ्यास का प्रश्नोत्तर करेंगे हम लोग, ठीक है, समझ गए।
तो इनको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2.1 दिया। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, 3 लोग थे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। यहाँ पे अम्ल और क्षारक आ चुके हैं, जिनके हम लोग रासायनिक गुणधर्म समझेंगे कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक, प्रयोगशाला में लेके चलते हैं इनको हम लोग। क्रियाकलाप पहली है, ये 2.1 है, ठीक है। 2.1 का मतलब है पार्ट 2 का पहला है, पार्ट 2 का पहला। उसमें 1.1 1.2 करके था पहले पार्ट में, इसमें 2.1 है, ठीक है। इनको हम लोग पढ़ते चलेंगे, इनको हम लोग पढ़ते चलेंगे। पढ़ने से क्या होता है कि हमको शब्द और ये पता होता है कि इस पाठ में ये चीज़ है, ताकि हमको प्रश्नोत्तर जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा याद हो जाता है, सही है ना। तो इनको आपको परेशान नहीं होता है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है, नहीं। आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एंड अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलीनों के नमूने एकत्र कीजिए। कितना सारा नाम ले लिया आपको, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे इनको, ठीक है। तो इनके सबके कह रहे नमूने आप लीजिए। जब घर में कहाँ पाएंगे, प्रयोगशाला में, स्कूल में पाएंगे, सही है ना। तो ये चीज़ हमको पढ़ते चलना है। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलीन की एक बूंद वाच गिलास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों को उसकी जांच कीजिए। ये जांच दिया गया है यहाँ पे, ये टेबल दिया गया है, इनको देख लेते हैं हम लोग टेबल को। ये टेबल दिया गया, विलयन का नमूना आपको लेना है, लाल लिटमस पर डालना है, नीले पर डालना है, फिनाइलथिलीन विलयन रखना है, मेथिल ऑरेंज रखना है। क्या रिजल्ट आता है वो आपको नोट करते चलना है, ठीक है। लाल लिटमस पर, नीले लिटमस पर फिनाइलथिलीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होते हैं, ये आपको इसमें लिखते चलना है या डायरी में नोट करते चलना है, ठीक है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। तो गंधीय सूचक की आपको मिल गई परिभाषा, आपको यहाँ से टिक कर लेना है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए ऐसे सूचक के बारे में और भी जाँच करते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। चलिए, क्रियाकलाप 2.1 का वही चीज फिर से दे दिया है यहाँ पे। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। बारीक कटी हुई प्याज लेना है और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े लेना है और प्लास्टिक के थैले में उसको रख लेना है। थैले को कसकर बांध दीजिए, पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े को उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए कर सकते हैं। ओ क्या बात है, बहुत अच्छी तकनीक है जो कि घर में आप कर सकते हैं। प्याज आपके घर में होगा, स्वच्छ कपड़ा भी के टुकड़ा भी आपके घर में मिल जाएगा, जो कि आसानी से कर सकते। इनमें 2 टुकड़े लीजिए, उनकी गंध की जाँच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदे तथा दूसरे पर NaOH के विलयन की कुछ बूंदे डाल दीजिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। वो गंध बता देगा कि अम्ल है कि क्षार है, ठीक है। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वैलिना एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन और दूसरी तनु में NaOH का विलयन लीजिए। ये सब चीजें बता रहा प्रयोग, तो ये हम लोग स्कूल में करेंगे, इनको पढ़ना हमारा काम है। दोनों में से तनु वैलिना एसेंस की कुछ बूंदे डालकर उन्हें हिलाइए, उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उन्हें दर्ज कर लीजिए, अगर उनमें बदलाव आ रहा तो चीजें मिलाने से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि रासायनिक क्रिया होती कैसी है, क्या कैसे मिलाने पे क्या बदलाव हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ये चीजें हम लोग सीखते चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने परीक्षण को दर्ज कर लेना है, ठीक है। ये चीजें हमने दर्ज कर लिया। आपके परीक्षण के आधार पर वैलिना, प्याज एवं लौंग के तेल में किसे गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे प्याज को हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, लौंग मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें मिल जाएंगी, आराम से मिल जाएंगी, सरलता से। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए कुछ और क्रियाकलाप हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे आप क्रिया करते हैं। अब सबसे पहले आता है कि रासायनिक गुणधर्म लिखिए। अगर आपसे पूछा है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझाइए, रासायनिक गुण कितने होते हैं, तो पहला गुण क्या हो गया आपका, ये अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ क्रिया या क्रिया। ये कैसे क्रिया करते हैं, कौन, अम्ल क्षारक धातु के साथ, धातु
आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आवर्त सारणी जिसे कहते हैं। थोड़ा सा हम बता दें आपको, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में क्या है कि उसमें धातु मिलेंगी जो धनायन होती हैं, अधातु मिलेंगी और उपधातु मिलेगी। क्या मिलेगी? उपधातु मिलेगी। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है इसमें, जो कि धातु, अधातु और उपधातु होती है। ठीक है, बिल्कुल। धातु पूरी तरह से धनात्मक होती है, धातु ऋणात्मक होती है, उपधातु कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक होती रहती हैं। ठीक है, धातु, धातु, उपधातु 3 प्रकार की क्वालिटी मिलेगी। तो हमसे यहाँ पे कह रहा है धातु से कैसे क्रिया करते, फिर अधातु से चलेंगे। उपधातु में दोनों गुण होते हैं तो उपधातु को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, उससे क्रिया नहीं कराते जल्दी। चलिए तो देखते हैं धातु से क्रिया कैसे करते हैं। चित्र के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर लीजिए। चित्र देखो दिया होगा कहीं, आप बुक रखे होंगे तो आप ऊपर नीचे बुक करके देख सकते हैं। हम लोग इनको पढ़ते चलते हैं। चलिए, एक परखनली में लगभग 5 ml तन सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। एक परखनली है यहाँ पे, अभी दिखेंगे हम लोग। इनमें दानेदार जिंक के टुकड़े लीजिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और दानेदार जिंक ले रहे हैं। जिंक यानी ZAN। ठीक है, जिंक के टुकड़े लेंगे। तत्वों का याद ध्यान रखना है। 9th में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप पहले तो आप में था पीरियोडिक टेबल, अब हट गया है 10वीं में, तो आप 11वीं की बुक को लेकर के देख सकते हैं, या फिर अपने ही चैनल पे है, आपको जाएंगे जब आप तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको पीरियोडिक टेबल। 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी जो कि आप समझ जाएंगे। बिल्कुल स्क्रॉल करते चले जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए तो देख लीजिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या क्या लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, दानेदार जिंक लिया। ठीक है, बिल्कुल। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? दानेदार जो जिंक है उनके टुकड़ों पर क्या असर पड़ता है? उत्सर्जित गैस को, उससे गैस निकलती है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं दानेदार जिंक पे तो उससे गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी भाई? साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? देखिए, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन से अगर प्रवाहित करेंगे तो बुलबुले बनते हैं। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या देखते हैं कि उसमें आग क्या पकड़ लेती है कि नहीं पकड़ लेती है? क्या अन्य अम्ल जैसे Cl, HNO3, CH3, COOH के साथ यह क्रिया दोहराइए। इनके साथ भी सल्फ्यूरिक अम्ल लिया आप, Cl ले लीजिए, यहाँ पे HNO3 ले लीजिए, CH3, COOH ले लीजिए। बारी बारी से आप करके चेक कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में आपका परीक्षण समान या भिन्न है, अलग अलग है कि क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जब किए हैं तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर क्या क्रिया हो रही है ये हम लोग को पता चलता है, इसमें पता चलेगा। उत्सर्जित गैस के साबुन में विलयन कैसे हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं तो फट फट से फूट रहा है। ये फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या मिलाए थे? जिंक, और यहाँ पे मिलाए थे सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाए थे। ये देखिए यहाँ पे परखनली में दानेदार जिंक के टुकड़े, इसमें से गैस निकल रही, यहाँ से जा रही, प्रवाह नली है, और ये साबुन का विलयन है। इसमें से क्या गैस के हमारे बुलबुले निकल रहे हैं, हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, हाइड्रोजन से भरे हुए साबुन के बुलबुले निकल रहे हैं, जिसको कि आग के पास ले जाने पर फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा, जलने लगता है। ठीक है, तो सारे के आंसर हमको मिल गया। क्या होता है यहाँ पे क्रिया? गैस निकलती है। दूसरी क्रिया, साबुन से निकलने पर इसमें जो बुलबुले होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है। आग के पास ले जाने पर वो फटफट की आवाज़ हो रही है और जल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमको इतना पढ़ते चलना है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अपक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करते हैं। यानी कि पहला काम क्या निकला? हमने धातु से क्रिया कराया। जिंक क्या है? धातु है। ठीक है, डी ब्लॉक का धातु है ये। तो इससे क्रिया कराने से क्या पता चला? हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती। किसके रूप में विस्थापित कर रही है? आपका हाइड्रोजन के गैस के रूप में। और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं, यानी कि धातु के साथ क्रिया कराने से लवण भी बनता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं अम्ल हमने धातु पर गिराया तो इससे क्या बना? लवण और हाइड्रोजन गैस बना। लवण और क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। तो आपसे जब पूछेगा कोई कि धातु पर अगर अम्ल की वर्षा कराई जाए, अम्ल का छिड़काव कराया जाए तो उससे क्या क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तब आपके पास 3 चीज़ें थी। हमने पहले ही पाठ का नाम क्या था? अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, अब आ गया ना। अब अम्ल और क्षारक पढ़ते पढ़ते लवण अपने आप आ गया। देखिए लवण आ गया, लवण बन रहा है।
किससे बन रहा है? अम्ल और धातु की क्रिया से बन रहा है। इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। आपने जिन अपक्रियाओं का परीक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे प्रैक्टिस होगी और हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है वीडियो में और समझते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2.4 क्रियाकलाप आ गई है चौथी, इसको देख लेते हैं हम लोग। एक प्रक्रिया में जिंक के तो कुछ दानेदार टुकड़े लीजिए। जिंक फिल्ली लिया हमने, अच्छा उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या था पीछे? NaOH। ठीक है, अच्छा तत्पश्चात क्रियाओं को दोहराइए और परीक्षण लिखिए। लिख लीजिए रिजल्ट। तो देखिए हमने क्या लिया, दानेदार जिंक के टुकड़े लिए जो कि ठोस हैं, और हमने NaOH लिया, तो क्या बना इससे? सोडियम जिंकेट बना, Na2ZnO2 बना, सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। क्या बन गई? हाइड्रोजन गैस। तो आप देखेंगे कि अपक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अपक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। सभी धातुओं के साथ ऐसा नहीं है कि सभी के साथ हाइड्रोजन ही निकलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन निकल रही है। तो ये क्रिया एक बार और दोहराया गया और देखा गया। अच्छा ये तो हुआ जब हम धातुओं के साथ दोहराते हैं बार बार। तो धातुओं के साथ आपको क्या ध्यान रखना है? धातु के साथ ये ध्यान रखना है कि जब हम अम्ल का क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, लवण बन रहा है, ठीक है, यौगिक बन रहे हैं। ये चीज़ें आपको दिमाग में अब रख लेना है, ठीक है, पहला हो गया ये। दूसरा आता है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे किए? 2 धातु ले रहे हैं हम, यौगिक ले रहे हैं। अभी हम लोग सिंगल धातु लेते थे, Zn ले लिया, सिंगल था, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं? धातु कार्बोनेट ले रहे हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं और अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। कैसे क्रिया करता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तभी ये पहले ही गुण का चल रहा है इसमें, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया यहाँ पास। इसको बना लेते हैं साइड में। चल या फिट हो चुका है, इनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप में क्या दे? 2 प्रश्नाली लीजिए, यहाँ पे 2 प्रश्नाली, शायद नहीं, एक प्रश्नाली ये है, प्रश्नाली ये, ठीक है। जिन्हें ए और बी बताइए, ठीक है, ए और ये बी हो गया, ठीक है। प्रश्नाली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मिला लीजिए। सोडियम कार्बोनेट हमको लेना है, ठीक है, और Na2CO3 लीजिए। और प्रश्नाली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए, NaHCO3 लीजिए, ठीक है। दोनों प्रश्नाली में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। तनु HCl भी मिलाना है हमको, दोनों में क्या मिलाना है? तनु HCl। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तनु, ये देखिए तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। इसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यहाँ पे बन रहा है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कहता है। आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए और अपने निरीक्षण को अभिलक्षित कीजिए। बताइए, तो इसको हम लोग चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको चूने के पानी से प्रवाहित करना है और फिर बताना है क्या कैसे काम हुआ यहाँ पे। तो हमको ये चीज़ देखना है। 2 प्रश्नाली लिया गया था, एक में सोडियम कार्बोनेट ले लिया गया था, दूसरे में क्या लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया गया था। धातु बोला था धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो धातु में क्या लिया गया? सोडियम लिया गया, कार्बोनेट ले लिया। सोडियम में धातु के स्थान पर सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ, ठीक है। इतना हम लोग को समझ में आ रहा क्या कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले प्रश्नाली में क्या लिया था? सोडियम कार्बोनेट लिया था, तो ये देखिए NO2CO3 ले लिया और HCl की कुछ बूंदे लिया था। किसके लिए थे? HCl की कुछ बूंदे लिए थे, HCl। तो क्या बना? 2NaCl बना, H2O बना, CO2 बना। सोडियम क्लोराइड नमक बन गया, पानी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। 3 चीजें बन रही। दूसरे प्रश्नाली में हमने लिया था NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था हमने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था और HCl की हम लोग जली विलयन से उसको मिलाया था। तो इस नमक बन रहा और पानी बन रहा और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा, वही सेम बन रहा है। यानी हमने दोनों में HCl लिया, दोनों में क्या बन रहा है? नमक बन रहा है, नमक का जली विलयन मिल रहा है, जल मिल रहा है और पानी में वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखते चलना है।
किससे क्या बन रहा है, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करें। अब हम लोग जो यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो मिला हुआ है हमको, इसको हम लोग चूने के पानी से प्रवाहित करें। चूने का पानी का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, चूने का पानी। इसके CO2 प्रवाहित कर रहे हैं तो CaO CO3 श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बन रहा है, श्वेत अवक्षेप, और पानी बाहर हो रहा है, ठीक है। श्वेत अवक्षेप की पतली परत जैसे परत जम जाती है वैसे ही यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त होगा और पानी बन रहा, पानी अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग पानी। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न क्रिया होता है। अत्यधिक, जब हम मान लो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो CaCO3 H2O CO2 CaHCO3 जल में विलयशील हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको लिया, जल लिया, फिर से CO2 मिला रहा है। देखो जो अवक्षेप प्राप्त हुआ तो उसको ले लो, यही जो हमको मिल गया, अब फिर CO2 फिर से एक बार प्रवाहित कराओ, क्या कराओ, CO2 फिर से एक बार ले लो CO2, तो इससे क्या होता है, CaOH का हमारा जल में विलयशील बन जाता है, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील बन जाता है, विलयशील यानी कि घुलनशील, ठीक है, ये बन जाता है हमारा। तो ये चीजें यहाँ पे बताया। अच्छा, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। तो आपसे यहाँ पे एक चीज और ये टिक कर लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही है कौन, संगमरमर है, खड़िया भी है, चूना पत्थर भी है। चूना पत्थर जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है, खड़िया होता है चॉक, और संगमरमर भी, ठीक है। तो ये चीजें सभी क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की होते हैं, चॉक वगैरह, ठीक। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं, अगर सभी धातुएं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल के साथ क्रिया करें तो क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल बनाएंगे। तीन चीजें बनाते हैं, इन चीजों को हमको टिक कर लेना है, ठीक है। यही चीजें हमको सभी क्रियाकलापों से निकालना है, क्या क्या मेन है, क्या क्या मेन नहीं है, सही है ना। ये चीजें आगे चलते हैं हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, धातु कार्बोनेट लो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, अम्ल मिलाओ जिसमें से लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। तीन चीजें मिलेंगी, लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा, जब हम लोग धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है। अच्छा, अगला है अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे अम्ल है और यहाँ पे क्षार है, तो ये आपस में कैसे क्रिया करते हैं, ठीक है। आपस में अगर इनको एक ही बीकर में मिला दिया जाए तो हमने पहले ही बताया था उदासीन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। फिर भी हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं। क्या दिया गया है, परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए। 2 ml हम लोग NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल ले रहे हैं, उसमें 2 बूंद फिनाल्फथाइलिन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है, इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl भी मिलाना है बारी बारी से। क्या क्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आ रहा है। अम्ल मिलाने से बाद फिनाल्फथाइलिन का रंग क्यों बदल गया। आप उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाई। अच्छा, अब आपको हम जानकारी के लिए मिला दें, बता दें कि HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षारक है, क्या है, क्षारक है। इसीलिए कह रहा है कि अम्ल और क्षारक आपस परस्पर कैसे क्रिया करते हैं। तो दोनों को ले रहा, अम्ल को भी ले रहा और क्षारक को भी ले रहा, ठीक है। क्या क्रिया मिश्रण में कोई रंग परिवर्तन हो रहा। अच्छा, यहाँ पे बदल गए ये भी। आप उपरोक्त मिश्रण में कुछ बूंदे मिला, फिनाल्फथाइलिन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ होगा। बार बार मिलाने से वो बदल रहा है और पुनः वापस आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि अम्ल क्षार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखते थे। यहाँ पे देखते इसके परिणाम देखते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अम्ल के द्वारा क्षारक का प्रभाव और क्षारक के द्वारा अम्ल का प्रभाव, दोनों का क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, ये NaOH का है, ये क्षारक है, क्या है, क्षारक है। HCl क्या है, अम्ल है। ले लिया तो NaCl बना, H2 पानी बन गया। NaCl क्या है, नमक, क्या है, लवण है, खटमिठा होता है, क्या होता है, खटमिठा। लवण में दोनों का स्वाद होता है, अम्ल का भी और क्षारक का भी, खटमिठा होता है। अगर नमक को हल्का चाटो तो खट्टा आएगा, ज्यादा खा लो तो कड़वा आएगा, सही है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये लवण है।
अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हो रहा है? जल, वो लवण और जल प्राप्त हो रहे हैं। इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा एक परिभाषा और मिलेगा उदासीनीकरण अपक्रिया की, तो इसको टिक कर लेंगे। अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण जल प्राप्त होते हैं तथा इसे हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक और अम्ल आपस में मिलाओ तो लवण और जल मिलेगा। तो हमने क्या सीखा कि अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे क्रिया करते हैं। परस्पर दोनों को क्रिया इसी प्रकार करते हैं कि दोनों को मिलाने से लवण और जल बनेगा और इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया है। अच्छा, अम्ल के साथ अब धात्विक ऑक्साइड, धातुओं के द्वारा बनाए गए ऑक्साइड जो होते हैं, धातु और ऑक्सीजन मिलकर के जो ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी क्रिया अम्ल के साथ हम कराते हैं तो क्या होगा। ठीक है, इन सबको आपको शब्दों को ध्यान रखते चलना है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है क्रियाकलाप 2.7। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए, हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर ले लिया, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले रहा। धात्विक ऑक्साइड, धातु के स्थान पे कॉपर लिया, ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिया और अम्ल ले लिया, दोनों के लिए, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड दोनों के लिए। ठीक है, विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ ये भी बताइए। तो हमको इसको देखते हैं क्या हुआ यहाँ पास। ठीक है, चलो आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा, नीला प्लस हरा, नीला और हरा जैसा दिखने लगेगा। कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाता है? घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अपक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण हुआ। नीला रंग कैसे बन गया नील हरित? कॉपर क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। जैसे धातु ऑक्साइड लिया गया, अम्ल ले लिया गया तो लवण और जल, तो धातु ऑक्साइड व अम्ल के बीच होने वाली समान अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। धातु ऑक्साइड लिया गया, अम्ल ले लिया गया, HCl लिया गया था ना अम्ल, धातु ऑक्साइड लिया गया था कॉपर ऑक्साइड, लवण बन रहा, जल बन रहा। अब बताओ NaC कॉपर क्लोराइड क्या है? ठीक है, लवण बन रहा है यहाँ पे और जल बन रहा है, वही चीजें फिर बन रही हैं। चाहे धातु लो चाहे धात्विक ऑक्साइड लो, वही बन रहा। अब उपरोक्त अपक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक और अम्ल की अपक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? और क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये नाम में आपको परेशान नहीं होना, चाहे धात्विक ऑक्साइड बोले चाहे क्षारकीय ऑक्साइड बोले। ठीक है, अच्छा अगला आता क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड। अम्ल के साथ हमने धात्विक ऑक्साइड का क्रिया कराया और क्षारक के साथ हम लोग किसका कराएंगे? अधात्विक ऑक्साइड का कराएंगे। ठीक है, इन चीजों को देखते चलना है हमको, देखते हैं। तो क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अपक्रिया देखी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। बिल्कुल चूंकि यह क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अपक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ से आपको ये टिक कर लेना है, ये मेन है। अधात्विक ऑक्साइड जो होता है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु वाले क्या होते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड। वहां पे क्या दिया था? क्षारकीय ऑक्साइड, अभी पीछे था। तो दोनों को टिक कर लेना है। क्या करना है? दोनों को टिक कर लेना है। ये चीजें बहुत अच्छी मोस्ट मिले। ठीक है, अधात्विक वाला अम्ल होता है। ठीक है, आ यहाँ है, आ यहाँ है। अधात्विक ऑक्साइड यानी अम्लीय प्रकृति के, धात्विक यानी कि क्षारकीय। समझ गए? यहाँ पे फिर प्रश्नावली आपका ये प्रश्न श्रृंखला 2 आ गई है, जिनको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आगे सभी अम्ल एवं क्षारकों में समानताएं आ चुका है। यहां पे आगे ये चीजें दी गई हैं। गुणधर्म अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अब समानताएं आ चुकी हैं। चलो इनको देख लेते हैं हम लोग। सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानता है? अच्छा, अम्लों और क्षारकों में समानता क्या है? अभी तो हम लोग अंतर देख रहे थे भाई, किससे क्या हो रहा था, किससे नहीं हो रहा था। अब हम लोग समानता देखेंगे। क्या देखेंगे? समानता देख लेते हैं।
तो देखो हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, सभी अम्लों में आपस में सभी अम्लों में समान गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 203 में देखा कि धातु के साथ अपक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे थे। सही बात है, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप करके माध्यम से हम जांच करें कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं कि नहीं होते। जिनमें हाइड्रोजन होता है वो सभी अम्लीय होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने अम्ल का टेस्ट किया तो उससे हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन सभी हाइड्रोजन से क्या अम्लीय हो सकते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको प्रयोगशाला में ये दिया गया है क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन ले लिए। सभी अम्ल हैं यहाँ पे। एक कार्क पर 2 किले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद कर दिए यहाँ पे हम लोग सबको ले लेकर करके। तो यहाँ पे क्या दिया है फिर, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये बीकर है, यहाँ पे बिजली यहाँ की विद्युत प्रवाहित करा रहे हैं, बल्ब लगा दिया गया है, स्विच बना दिया गया, बैटरी लगा दी गई 6 वोल्ट की। ठीक है, ये बीकर है, इसमें क्या है कि 2 कील लगा दी गई, एक में प्लस और एक में माइनस कनेक्शन। ठीक है, तनुकृत अम्ल विलयन ले लिया गया है, रबड़ का कार्क ले लिया गया है। ठीक है, ये चीजें इसमें हमारा बना दिया गया है। अच्छा आगे देखते हैं चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा एक स्विच के माध्यम से जोड़ दिए। स्विच का हिस्सा यहाँ पे है, जैसे बिजली घर में होती है, यहाँ पे एक सिरा जब स्विच में होगा तो बटन दबाएंगे तभी तो दोनों सिरे मिलेंगे तो बल्ब जलेगा। ठीक है, समझ गए। इसलिए एक सिरा हम लोग किससे, स्विच से कनेक्शन करेंगे, एक सिरा बैटरी से। ठीक है, बिल्कुल। अब बीकर में थोड़ा HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इसमें HCl डाल दीजिए, तनुकृत अम्लीय अम्ल यानी कि HCl डाल दिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए। इसी क्रिया को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी दोहराना है आपको और अपने परीक्षण को लिखना, दोनों में क्या क्या अंतर आया, दोनों में क्या क्या समानता है। इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहरा सकते हैं आप। बल्ब का प्रत्येक स्थिति में जलना जरूरी है, जलता है, सभी प्रत्येक जलता है कि नहीं जलता ये आपको बताना है प्रयोग करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, परंतु यह देखेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चलन नहीं करते हैं। ग्लूकोज और एल्कोहल मिलाने पे नहीं कर रहा था, बल्ब नहीं जल रहा था, लेकिन अम्ल मिलाने से बल्ब जल रहा था। ठीक है, बिल्कुल। बल्ब तो हमको क्या पता चला, अम्ल क्या करते हैं, विद्युत का चलन करते हैं, जबकि ये ग्लूकोज और एल्कोहल नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से पता चलता है कि विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में क्या होता है, आयन उपस्थित होते हैं, माइनस और प्लस। ठीक है, जिससे कि इसमें विद्युत का चालन होता है। अम्लों के धन आयन H+ और ऋणायन जैसे HCl में H धनायन होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ऐसे अनुस्थिति में सभी में उपस्थित होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धन आयन H है, इसे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। वो देखिए, हाइड्रोजन प्लस उत्पन्न करता है, इसी कारण उनका जो गुणधर्म है अम्लीय होता है। वो देखिए, यानी यहाँ पे ये भी पता चल गया है कि अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है तभी तो ये अम्लीय है और ये चालन करते हैं। समझ गए, यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए और बताइए क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या क्षार में भी बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, ये क्रियाकलाप करना है। यहाँ पे दिया गया जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन लेते हैं और अम्ल या क्षारक का क्या होता है जलीय विलयन में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट फिर मिल गया कि अगर जलीय विलयन हो उनमें अम्ल या क्षारक को मिलाने से क्या होता है। तो क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, इसकी जांच करते हैं। क्या जलीय विलयन में ही, ठोस में नहीं करते हैं, केवल जल होगा, जलीय विलयन होगा तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा चेक करते हैं। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl नमक ले लीजिए और चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कर लीजिए। परख नली पकड़ने का चिमटा है ये। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे ले लिया गया ठोस, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, परख नली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दी, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दी। आपने क्या परीक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है। यहाँ पे बिंदु बिंदु तो बना हुआ है यहाँ पे, अच्छा वो डाला जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक, वो सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जा रहा है। ठीक है, सॉरी। इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। अच्छा, यहाँ पे नीले लिटमस ले लिया गया है,
ये निकास नली है, यहाँ से बना दिया गया है। परख नली पकड़ने का चिमटा होगा। ये कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली है, ठीक है, रक्षक नली है। अच्छा आगे देखते हैं किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है, किस स्थिति में होता है। ये चीजें हम लोग करेंगे तब पता चलेगा, तो इसमें निष्कर्ष हम लोग देखेंगे नीचे। इस प्रकार उत्सर्जित गैस के सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। ये हो गया। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालें। शुष्क HCl गैस, HCl विलयन और गैस दोनों में क्या अंतर हो रहा है, ये चीजें हमको बताना है, ठीक है। अध्यापकों के निर्देश दिया गया है, यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। अगर मान लीजिए वहां पे नमी हो, क्या हो, जो जलवायु है वो नमी हो, तो उससे क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक प्रणाली से गुजार देंगे तो शुष्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन का आयन उत्पन्न होते हैं। वो देखिए, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहे हैं, जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो रहे हैं। जब जल उपस्थित नहीं होगा तो उसमें से आयन उपस्थित वो अलग नहीं हो रहा है H+, और जबकि जल होगा तो H+ अलग हो रहा है, यानी कि जलीय विलयन में ही काम करेगा। इससे हमको ये पता चल गया, ठीक है। तो HCl H2O पानी लिया, तो इसमें से देखिए यहाँ पे H3O+ और Cl- अलग अलग हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए, या तो H+ से या H3O से प्लस से दर्शाना चाहिए, ठीक है। H+ H2O जल ले लिया गया H+ तो H3O बन गया, ठीक है, यानी पानी में हाइड्रोजन मिला दिया गया तो ये H3 बन गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, धीरे धीरे समझते चलना है, ठीक है। आपने देखा कि अम्ल जल में H3O अथवा H+ आयन प्रदान करता है। ये देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है, किसी क्षारक को जल पे घोलेंगे तो क्या होगा। देखिए क्षारक NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इसको पानी में घोला गया, सोडियम अलग हो रहा है, OH अलग हो रहा है, ये भी अलग हो रहा है भाई, प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग हो रहा है, ये भी कमाल की चीज है भाई। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कोई KOH लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया गया, तो ये भी क्या है आपका क्षारक है। इसको पानी के साथ किया तो प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया। MgOH का होल ट्वाइस ले लिया गया तो Mg अलग हो गया, OH अलग हो गया, ये भी अलग हो रहा भाई। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ये देखिए क्षारक क्या होते हैं, जल में हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर जल में जो घुलनशील क्षारक होंगे, जो जल में घुल जाएंगे क्षारक, उनको क्षार कहते हैं। तो क्षार का यहाँ से जन्म होता है भाई। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होने क्षारक कहते हैं, ठीक। ये चीजें आपको मिल गई यहाँ से, इसको भी पॉइंट आउट कर लेना, इस पूरे लाइन को अंडरलाइन कर लेना है या फिर टिक कर लेना है, इसको आपको रिवीजन में पढ़ना है। यानी क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड देते हैं, वो हाइड्रोजन देते हैं अम्ल, और ये हाइड्रोक्साइड OH देते हैं, OH देते हैं और ये OH देते हैं, ये माइनस देते हैं, वो प्लस देते हैं, ठीक है। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, साबुन की तरह सॉफ्ट होता है, स्वाद कड़वा होता है। तो प्राकृतिक संक्षारक होती है, इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। क्षार क्या होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ देते हैं, सभी क्षारक OH देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अतः हम उदासीनीकरण अपक्रिया को निम्नलिखित से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल क्षारक मिलाए तो लवण और जल बना, तो इस प्रकार से हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। HX और MOH, MX और H, ये उसी का ले रहा है कि H और OH अगर मिलाया जाए। देखिए अम्ल क्या दे रहे हैं, बेसिकली H+ दे रहे हैं, हाइड्रोजन दे रहे हैं, और क्षारक क्या दे रहे थे, OH दे रहे थे। दोनों को मिला दे तो पानी बनता है। क्या बन रहा है, दोनों को मिला दे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हुआ और ऑक्सीजन 1 है, तो H2O बन गया हमारा, ठीक है। तो क्या बेसिकली बना रहा है, ये बता रहा है उदासीनीकरण, इसलिए पानी में कोई स्वाद नहीं होता, पानी में कोई स्वाद नहीं होता, ना पानी खट्टा होता ना क्षारीय यानी कड़वा होता। आज आपको पता चल गया होगा ये कि जल क्यों उदासीन होता है, जल में क्यों कोई स्वाद नहीं होता है, ठीक है, फिर भी इतना अच्छा मीठा लगता है। सही है ना, लोग कहते हैं मीठा है, मीठा नहीं, उसमें कोई स्वाद नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आज पता चला सभी को कि मतलब H और OH से हमारा अम्ल और क्षार से हमारा पानी बन गया। आइए देखिए कि अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। अम्ल और क्षार में अगर जल मिलाएं तो क्या होगा, ठीक है।
एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, इसमें कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन? बिल्कुल। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है, इसमें से ऊष्मा निकल रही है या अवशोषित हो रही है, ये भी बताना। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी दोहराइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी। एक बार अम्ल लेना है, एक बार क्षार लेना है, ठीक है, दोनों के साथ क्रिया करना है। अब देखते हैं क्या होता है जल के साथ। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। वो देख, ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्मा बाहर निकलती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे मिलाना चाहिए, ठीक है, और जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए, उसमें चेतावनी लिखी होती है। ये हम लोगों ने प्रयोग किया था 12वीं में, जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे सर ले गए थे के सर, इसके सर ले गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने बताया था कि अगर हम पानी पहले डाल दें फिर अम्ल डालें या पहले अम्ल डाल दें पानी डालें, दोनों की क्रिया अलग अलग होती है, समझ गए? हाँ, अगर अम्ल डाल दी फिर पानी डालें, चट चट की आवाज़ आती है उसमें, इसलिए धीरे धीरे और हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज्वाला निकल सकती है, विस्फोट हो सकता है। सही है ना? बिल्कुल ये चीज़ें हम लोगों ने किया था। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। और अम्ल क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। और अम्ल क्षारक क्या हो जाते हैं? तनुकृत हो जाती है इस तरह मिलाने से। सही है ना? ये प्रश्नावली श्रृंखला तीसरी आ गई है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे भी 40 मिनट 47 मिनट की हो चुकी है। एक पीरियड आपके स्कूल में लगता है 40 मिनट का, उसी हिसाब से हम लोग वीडियो बनाया करेंगे 40 से 50 मिनट की, ठीक है, ताकि आपको एक दिन की पीरियड आपका बढ़िया रहे, आराम से देख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बनाएंगे तो कई सारे पार्ट बन जाते हैं। सही है ना? इसलिए इसको ध्यान रखें ताकि 3-4 पार्ट में ख़त्म हो सके, ठीक है। वैसे प्रश्नावलियाँ तो बहुत ज़्यादा है, तो कई सारे पार्ट बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कल, नेक्स्ट वीडियो है देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे जिसमें देखेंगे विलयन। ये कितने पेज है इसको देख लेते थोड़ा सा हम लोग, कौन सा पेज नंबर है ये? 27 नंबर पेज नंबर है, ठीक है। 27 पेज नंबर से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि क्लास हो रही है, आप भी अटेंड कीजिए और क्लास लीजिए। बढ़िया डिटेल हम लोग थ्योरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ताकि हमको अत्यधिक नॉलेज हो सके और कौन कैसे हो रहा है बिल्कुल पता रहे। और क्वेश्चन आंसर जब हम लोग पढ़ें और याद करें तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि जल्दी याद हो सके। ऐसे ही बच्चे कहते हैं कि हमको सर याद तो हो जाता है, भूल जाता है पेपर में। भूलता क्यों है? क्योंकि उन्होंने बुक कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी क्लास, ठीक है। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।